औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, शायद इस वजह से उनका इंटरनेट चला गया। चलिए हमारी होस्ट आ गई हैं तो अब वो कंटिन्यू करेंगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माज़रत चाहूँगी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। जी तो मैं आपसे आप लोगों को वेलकम कर रही थी, आहलन व सालन, खुशामदीद। आज हम लोग आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम रोज लाते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस। हम आज भी एक ऐसा सेशन लाए हैं जो आप लोगों के लिए इंडीड जरूर जो है एक बहुत ज्यादा ना मालूमाती सेशन होगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर साइका तबस्सुम मौजूद हैं, जो पहले भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे लिए लाते हैं, हमारे साथ शेयर करती हैं। और आज भी उनका टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड इंजरीज। यानी कि आज हम बात करेंगे जो सर की चोट लग जाती है उसके बारे में, उनके मसाइल के बारे में, किस तरह ठीक किया जा सकता है उसे। और रीढ़ की हड्डी अगर हम बात करें तो उसकी क्या क्या जो है, अगर कोई चोट लग जाए तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, अलामात क्या हो सकती हैं और किस तरह से हम उनका इलाज कर सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ पे मैं चाहूंगी अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो लाजमी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब अपनी गेस्ट से हम आज ले सकें। जी मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। उनका नाम है डॉक्टर साइका तबस्सुम खान और ये क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एट नूरे सहर स्पेशल इंस्टीट्यूट डेयरकी सिंध में। अस्सलाम वालेकुम साइका, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी साइका, जैसे मैंने बताया कि आप हमेशा ही हमारे लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव से सेशन लाती हैं, हमारे तमाम क्यूरीज को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करती हैं। और आज भी मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड इंजरीज। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। मुझे यहीं से हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है और हेड इंजरीज, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें, हमारे व्यूअर्स को बता दें, इसकी थोड़ी वजाहत कर दें इस टॉपिक। ओके। अच्छा देखिए, जैसे कि ये एक बहुत फास्ट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा एक लंबा टॉपिक था, लेकिन एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, एक शॉर्ट सा लिमिटेड सा टाइम होता है। दूसरा ये है कि इंटरलिंक था, कनेक्ट कर रहा था, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हमारा हेड और हमारी स्पाइन दोनों जो है वो क्या है, वो इंटरलिंक्ड है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों के साइन और सिम्टम भी कुछ ऐसे थे बीच में जो सेम सेम थे, तो इसीलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि इन दोनों टॉपिक को हम साथ लेके चलें और जितनी उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें, और वो चीज़ें जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम देखें तो पहले हम अगर हेड इंजरी को देखें तो देखिए, हेड आपका क्या होता है कि आपके जो या फिर आप हेड इंजरी में मेनली जो आप इंक्लूड करते हो वो ब्रेन इंजरी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, या हेड इंजरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक आपका अल्लाह ताला ने मैं हमेशा कहती हूँ कि पता नहीं हमारा बॉडी सिस्टम एक बहुत बहुत ही एक ऑर्गेनाइज और एक प्यारे तरीके से बना हुआ है। तो हमारी जो जितनी भी बाकी बोन्स हैं वो क्या करती हैं, वो उनमें बोन मैरो होता है, ठीक है। तो हमारी बोन सम टाइम ऐसी होती हैं कि लचकदार जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो हेड की बोन है, ठीक है, या जो हमारी स्कल है, हमारी खोपड़ी है, उसमें कोई बोन मैरो नहीं होता। तो वो एक सख्त जो है ना वो हड्डी है। अब सख्त हड्डी है तो उसमें क्या है कि उसके अंदर पूरे तरीके से दिमाग बंद हुआ है, ठीक है, ऊपर खोल चढ़ा हुआ और अंदर पूरे तरीके से। तो अब इसमें कोई आपको बहुत सडन डायरेक्ट ब्लो लगता है तभी होती है। तो हेड इंजरी में क्या होता है कि देखें, कोई भी आपके ब्रेन को, आपके स्कल को, या जो आपकी खोपड़ी, आपके स्कैल्प हैं, उनको कोई भी जब कोई ब्लो लगता है या कोई आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं हेड इंजरी में। और हेड इंजरी में जैसे मैंने कहा तीन चीज़ें आती हैं, स्कल आती है, आपकी खोपड़ी हो गई, आपकी ब्रेन दिमाग हो गया, और आपके स्कैल्प हो गए। फिर अगर हम देखें कि रेंज जो है वो माइल्ड बम्प से ब्रूज तक जाती है, या फिर
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिसे हम टीबीआई भी कहते हैं, तो वो एक बहुत वर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना ब्रेन इंजरी की, टीबीआई जो होती है हमारे पास। फिर तीसरी चीज़ ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी ब्रेन इंजरी होती है, टीबीआई से हमने बात की है, तो हमारे जित सबसे ज़्यादा जो हमारी नर्व्स हैं, नसें हैं, रगें हैं, वो क्या होती हैं, आप जो भी उर्दू में कह लें, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में होती हैं या हमारे दिमाग में होती हैं, छोटी 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 बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना वो नसें होती हैं या रगें होती हैं। तो जब हमारे ब्रेन को कोई इंजरी होती है ना, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है ना, वो हमारी ब्रेन इंजरी का हमारी बॉडी तक भी जाता है, क्योंकि जितना भी मैसेज कन्वे करना होता है वो हमारी ब्रेन नहीं करना होता है। तो पहले ये हमारा हेड इंजरी का था, और इंशाल्लाह फर्दर हम जब दूसरे टॉपिक की तरफ लीड करेंगे, तो क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले हम हेड इंजरी को क्लियर कर लें और फिर हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को क्लियर कर लें। अगर दोनों को हम साथ लेके चले तो फिर मिक्सअप हो जाएगा व्यूवर्स के लिए भी, हमें तो ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा, लेकिन व्यूवर्स के लिए जो है ना वो एक मिक्स चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर हम सही बात है, अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो व्यूअर्स भी इन दोनों के अलामात या वजूहात जो हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर उनको मिक्स करते चलेंगे। तो इसलिए हम लोग अब, क्योंकि हेड इंजरी की बात एग्जैक्टली। आपने की, तो हम हेड इंजरी से स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिकली अगर हम देखें तो अमूमन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे सर पे जो है अमूमन चोट लग सकती है, और चोट जो है वो तशवीश का बायस बन सकती है। ओके। अच्छा देखिए, सबसे पहले ना आपको ये देखना होता है कि हेड इंजरी मतलब कौन कौन सी ऐसी इंजरी होती है जिसको आप हेड इंजरी में काउंट कर सकते हो, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ों को डिफरेंशिएट ही नहीं पाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ इस तरह से लीड करती है, यानी हम चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। तो कंकशन होती है हेड इंजरी में, बेसिकली कंकशन आती है। और कंकशन का कैसे आप डिफाइन करते हो कि जैसे आप सम टाइम हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि जब आपको सडन आप ब्रेक लगाते हो तो आपका हेड एकदम से आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। ये तो हम अक्सर नॉर्मल 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 रूटीन में, आई एम सॉरी टंग ट्विस्टर हो गया मेरा, नॉर्मल रूटीन में भी हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं कैसे, क्योंकि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, चिंचों पे, बसों में जाते हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ी फील होती होगी। लेकिन उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका ब्रेन, आपकी स्कल जो है या आपकी जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को। लेकिन क्या होता है कि अगर वो ब्लो इतना सडन हो, जैसे एकदम कोई सामने ड्राइवर बैठे और आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया और वो सडन ब्लो लगा है, तो क्या होता है, आपका ब्रेन तो अंदर एक हॉल में बंद है, वो आपकी खोपड़ी के साथ लगेगा और फिर पीछे जाएगा, ठीक है। अब इतना अगर है तो बात ठीक है, क्योंकि जो आपको सिम्टम आएंगे वो टेम्परेरी आएंगे। लेकिन अगर यही आपकी कंकशन, जो आपकी हेड की आगे पीछे की मूवमेंट जो है वो 3 से 4 बार, 4 से 5 बार हुई, और आपके अंदर ब्रेन जो है वो उसकी भी सडन इतनी ही मूवमेंट हुई है, तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम करती है। फिर हमारे पास आता है हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको कंकशन का बताया, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है, आपका दिमाग आगे पीछे टकराया है 3-4 दफा, तो क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग सम टाइम हो जाती है। जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, तो फिर वही बात आती है कि हमारी जो स्कल की बोन्स है ना या हड्डियां हैं, वो क्या है कि वो एक्सपैंड नहीं करती, वो नहीं फैलती, वो उतनी ही रहती हैं। लेकिन जब ब्लीडिंग होती है और आपके ब्रेन के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जब वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वो क्या आता है, वो फिर आपके अंदर जो ब्रेन का फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद या फिर हमारा स्कल का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे आपको कोई सर पे चीज लगी, आप कहीं से गिर गए खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा कि आपकी जो हम कहते हैं सर फट गया, ठीक है, कुछ इस तरह का हो सकता है। या फिर आपका स्कैल्प का कोई वूंड हो सकता है, मतलब आपके सर में कोई ऐसी चोट लगी है जिसका आपको इतने बुरे तरीके से चोट लगी है कि आपका एक वहाँ पे जख्म बन गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आती हैं। फिर एक और जैसे आपने कहा, तो इसमें हम देख लें कि हमारे पास इंजरीज भी फिर दो तरह की आती हैं, या तो ओपन होती है या क्लोज होती है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज को आप कैसे कर सकते हो कि नेम से ही ऑब्वियस पता लग रहा है कि जो क्लोज होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो स्कल होती है वो ब्रेक नहीं करती, यानी कि आपका सर जो है वो फटता नहीं है, आपके दिमाग तक जाके कोई चोट नहीं पहुंचती। जो ओपन होती है उसमें क्या होता है कि आपका, हम जिसे कहते हैं ना कि दिमाग फट गया, उसको इतनी जोर की चोट लगी थी, ठीक है। तो उस तरह का वो जो सिनेरियो हो जाता है, उसमें क्या होता है कि वो आपकी चाहे स्कल फ्रैक्चर हो गया है, चाहे आपकी फट के अंदर ब्रेन तक क्या हो गया कि जाकर वो लग गई और इरिटेट कर दिया, ये होता है। फिर आपने पूछा कि कॉजेज क्या हो सकती हैं। देखिए, कॉजेज को भी फर्दर अगेन हम इसको समझने के लिए हम दो कैटेगरीज में इसको जो है ना वो डिवाइड करते हैं, कि या तो ब्लो की वजह से हुई है या फिर शेकिंग की वजह से। ब्लो की वजह से क्या होगी कि आपका सडन हिट हुआ है किसी चीज की वजह से। शेकिंग की वजह से क्या होगी कि आपका हेड आगे पीछे मूव करता रहा है, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता कि हम बैठे हैं और हल्का सा मूव किया और खुदा न खास्ता हमें कोई हेड इंजरी हो गई है।
जो शेकिंग वाला पॉइंट आता है ना, उसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम उठाते हैं और उठा के ऊपर फेंक रहे होते हैं, और बच्चों या फिर बच्चों को, छोटे बच्चों को उठाते कहते हैं ना इनके सर के पीछे हाथ रखा करें, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे एक हमारी लेम सी टर्म यूज होती है कि बच्चों की अभी हड्डियां भी कच्ची हैं और इनके जो है ना वो पट्टे भी कच्चे हैं, तो वो जो कहते हैं वो एक ठीक बात है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो नेक होल्डिंग में बच्चों में नहीं आती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आती है। तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम इस तरह से उठा रहे होते हैं, या फिर उनके साथ हम कुछ कोई लाड प्यार में ऐसे ऊपर फेंका या बच्चों को पकड़ के जोर से हिलाया, तो वो अभी बच्चे का वो उस तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है बॉडी के फंक्शन जैसे सिस्टम। तो इन्फेंट में जो सडन मूवमेंट होती है ना हेड की, मोस्टली उसमें होती है। और जो फिर मैंने आपको बताया था, ब्लो का बताया था, तो ब्लो में जो होती है ना वो मोस्टली आ जाती हैं आपकी, जो हमारे पास होते हैं लाइक आप कह लें कि जो एक्सीडेंट वगैरह आ जाते हैं या जो ट्रॉमाज आ जाते हैं, ब्लो उसमें होता है। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्यों? क्योंकि आपको सडन ब्लो लगेगा, आपके हेड पे एक जो है वो सडन ब्लो पड़ता है। या फिर आप कहीं से गिरे हैं, कहीं से गिरे का क्या मतलब कि कोई एक हाइट थी और हाइट से आप क्या हुआ है, आप नीचे गिरे हैं। या फिर कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है। अच्छा, फिजिकल असॉल्ट में ये एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं ख्याल में फिजिकल असॉल्ट इतना ही बहुत है, जो हम तशद्दुद वगैरह कह देते हैं, ठीक है। या फिर कोई तशद्दुद ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से आपको सडन जो है वो हेड पे आके एक इंजरी लगी है। और दूसरी एक और आखिरी बात जो आती है वो स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी होती है। स्पोर्ट रिलेटेड कैसे होती है? सम टाइम हम कोई ना कोई स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, जो लोग जिनको शौक होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे हॉकी हो जाती है या फिर फुटबॉल हो जाता है। कुछ ऐसे स्पोर्ट होते हैं ना जिनमें हमारा कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, हॉकी में या फुटबॉल में। तो उसमें क्या होता है कि आपको सडन आप किसी प्लेयर के साथ लगे और लग के और आप नीचे गिरे और आपकी सीधा सर लगा, तो उसकी वजह से जो है ना वो ये कुछ कॉजेज होती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से फिर आप कह सकते हो कि आपको हेड इंजरी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइका। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर से कहती चलूँ कि आज जिन्होंने अभी 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 ज्वाइन किया उनको बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड इंजरीज, यानी कि आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी और जो हमारे सर की चोट लगती है ना, अक्सर बच्चों को अगर हम देख लें तो कहते हैं कि ये बच्चों की परवरिश का एक हिस्सा ही बन गया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो कई दफा बचपने में, मुझे भी और शायद आप में से भी काफी लोग बचपने में गिर चुके होंगे, अपने सर पे चोट खा चुके होंगे। तो हम इस बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको चोट लग जाती है तो वो किस हद तक तशवीश का बायस बन सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं उसकी, क्या क्या अलामात हो सकती हैं जिससे पता चले कि वो सीरियस कॉज है वो बन सकती है, और किस तरह से उनका इलाज किया जा सकता है। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है वो डॉक्टर साइका तबस्सुम खान है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब हम उनसे ले सकें। अच्छा डॉक्टर साइका, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो लेना चाहूंगी। हम्म। अच्छा, वट्टू साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा हेड थका रहता है हर वक्त, इसका प्लीज हल बता दें। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने कहा है तो सबसे पहले आज कल हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारे स्मार्टफोन, ठीक है। क्या होता है कि हमारे स्मार्टफोन को हम इतना टाइम दे देते हैं, इनफैक्ट एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि आप अपने सोने से पहले आप अपना स्मार्टफोन 2 घंटे पहले आप अपना स्मार्टफोन छोड़ दें। लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक हमारी आंखें बंद नहीं हो जाती 95%, तो हम अपना स्मार्टफोन नहीं हटाते आंखों के आगे से, ठीक है। वो जो होता है वो आपको बैडली अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ जो होती है, माइट भी आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, तो कोशिश किया करें कि सोने से पहले प्लीज़ अपने फ़ोन का यूज़ कम रखें। सोने से पहले क्या, पूरे आप जो है ना वो अपने दिन की रूटीन में भी एक स्पेसिफिक टाइम दें अपने फ़ोन को। लेकिन जो स्क्रॉलिंग होती है और जो हम वैसे आगे पीछे की चीज़ें देख रहे होते हैं, जिनमें हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक कॉमन सी चीज़ बड़ी हमारे यहाँ आती है कि सोने से पहले हम कहते हैं ये तो अब मेरा टाइम है यार, अब तो मैं अपने फ़ोन को दूंगी, आज मैंने पूरा दिन अपना फ़ोन ही देखा। एक्चुअली वो आपका टाइम होता है, वो आपके फ़ोन का भी नहीं होता। आप अपने फ़ोन पे लग के खुद को नहीं, आप अपने फ़ोन को टाइम दे रहे होते हैं। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा-सा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फैक्टर जो आ रहा है आजकल हमारे पास, ये हेडेक के हवाले से या नेक पेन, शोल्डर पेन के हवाले से, उसमें मेजर जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं ना वो स्मार्टफ़ोन का यूज़ और आपका पोस्चर होता है। तो ये वाला, अगर आप स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या आपका लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम है, तो वो थोड़ा-सा अपना पोस्चर ठीक रखें, और स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ है तो उसको कम कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइका आपका, और मुझे उम्मीद है कि वजह से आपको आपके सवाल का जवाब जो है बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। इसके साथ ही हमारे पास एक क्वेश्चन है
अहमद पूछ रहे हैं, डिप्रेशन भी ऐसा अंदाज होता है क्या माइंड में? बिल्कुल अच्छा होता जी। है। और इसमें आप क्या ऐड करेंगी डॉक्टर साइका? आपने खुद ही आंसर कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए डिप्रेशन आपको आपको सिर्फ मेंटली नहीं, आपको फिजिकली भी अफेक्ट करता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, तो आपको एक सम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हमें डिप्रेशन है और हम कमरा बंद करके और लाइट्स ऑफ करके और बैठ गए हैं। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जवाब दे ही देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि माइट भी हम बाहर के काम भी अपने कर रहे होते हैं, हम डेली लाइफ में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमारी एक्टिविटीज भी उसी तरह से हो रही होती है, लेकिन जो हम कहते हैं ना एक अंदर की खुशी या अंदर का सुकून, वो नहीं होता। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज करें, थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और अगर आपका कोई इतना अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हैं, तो बेटर है फिर वो आप शेयर कर लें उसके साथ। तो इस तरह से, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी के साथ अपनी जो है ना वो प्रॉब्लम्स शेयर करें, तो फिर आप वो कर लीजिए, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइका आपका। मुझे उम्मीद है अहमद आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल चुका होगा। और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन था वो लेना चाहूंगी। गुलाम गुलाम साबिर सिद्दीक कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन साहिबा, अगर कोई शख्स कुछ वक्त के डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो वो कैसे ठीक हो? वैसे तो ये जैसे पहले भी डॉक्टर साइका ने एक क्वेश्चन डिप्रेशन का उसका जवाब दिया, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एंड से बताना चाहें तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो सबसे पहले तो आप जो है उन लम्हात को याद करें कि जो आपको सुकून पहुंचाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनको डार्क रूम में बड़ी जैसे कहते हैं ना एक सुकून मिलता है। और कुछ लोगों को ना कुछ लम्हात याद करके सुकून मिलता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि किसी जगह पे जाके, जैसे हिल स्टेशन पे या किसी ऐसी जगह पे जाके सुकून मिलता है, आप वहां पे जाएं, फिर अपने जो है अपने अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करें। और इसके बाद जो है अच्छी अच्छी बातें सोचें, जो आपकी नेगेटिव थिंग्स हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन ले रहे हैं, उन फैक्टर्स को कम करें। उन फैक्टर्स कम करेंगे, आप खुद ब खुद जो है डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। और मजीद इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी रिकवरी हो तो साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, ताकि वो आपके कुछ काउंसलिंग सेशन करें और आप जल्द से जल्द डिप्रेशन से बाहर आ सकें। जी डॉक्टर साइका, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? जैसे आपने कहा है ना, अच्छा हमारी एक ह्यूमन नेचर होती है, यानी कि इंसानी फितरत ये है कि हमारे जो बुरी इवेंट्स, हम अच्छी चीज़ों को नहीं याद रखते मोस्टली। हम जो बुरे इवेंट्स होते हैं ना, जो हमें तंग करते हैं या जो हमें थकाते हैं, हम बार बार उनको याद करते हैं। तो बेटर है आप उनको ना याद करें, आप वो चीज़ें याद करें जो अच्छी हैं। और अगर आपको अकेले बैठ के खुशी मिलती है तो अकेले बैठें, और सम टाइम अकेले बैठ के अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो फिर कोशिश करें कि अकेले ना बैठे, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा जाके मीटअप करें, बात करें। तो इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं उन चीज़ों को जो आपको बार-बार जो है ना वो तंग करती हैं या डिप्रेस्ड करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइका। और मुझे उम्मीद है कि गुलाम आपकी क्वेरी भी क्लियर होगी होगी। अच्छा, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे हेड इंजरीज की, और मुझे बताएं कि एक आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसको जो सर की चोट लगी है वो सीरियस हो सकती है, कि मतलब वो सीरियस चोट लगी है उसको? कोई ऐसी अच्छा। अलामात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो एक आम इंसान को ये बताएं कि अगर उसको कोई सर की चोट लगी है तो वो तशवीश। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास इसमें सिम्पटम कुछ ऐसे आते हैं, या हमारे पास जो इलामात होती हैं वो अच्छा पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपको अगर सर पे चोट लगी है तो इट वुड बी बेटर, मतलब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना चेकअप तो ज़रूर करवाएँ। 1 वीक तक तो आप फ़ॉलो-अप ले ही लें, ठीक है? ये तो आपके लिए ज़रूरी है। सेकंड चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ साइन और सिम्पटम होते हैं, जैसे कि जो बहुत स्वेयर हेड इंजरी होती है उसके साइन रिलेट करते हैं, हेड इंजरी के साइन रिलेट करते हैं, लेकिन बहुत स्वेयर जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिनसे आपको ये होता है कि आप फटाफट दिखाएं। वैसे भी खुदा ना खास्ता अगर आपको सर की कोई चोट लगी है तो ये तो ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवा ही करवाएं, और आप 1 वीक तक फॉलो जो है वो अपने सिम्टम को करें। तो जो हमारे पास वैसे माइनर सिम्टम होते हैं उसमें हेडेक आता है, सर का दर्द हो जाता है, सर का भारीपन महसूस होता है, और आपको ऐसे लगता है जैसे सर, सम टाइम हम टर्म यूज़ करते हैं कि हमारा सर जो है ना वो घूम रहा है, ठीक है? तो आपका सर घूम रहा होता है, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हो, नौज़िया होता है, और कानों में बस आपके थोड़े टाइम के लिए घंटियाँ बजती हैं, ठीक है? ये वाला सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपको स्वेयर हेड इंजरी है, मतलब क्या है कि आपको ऐसी हेड इंजरी है जो बहुत ज़्यादा स्वेयर है, जिसको फटाफट आपको दिखाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप जो है ना वो कॉन्शियस नहीं रहते, मतलब क्या है कि आप बेहोश हो जाते हो, ठीक है? आपको सम टाइम ऐसा होता है कि सीज़र, जिसे हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं या झटके लगना भी कहते हैं, आपको वो होता है, आपको उल्टी होती है,
आप जब खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आप खड़े नहीं हो पाते, आपका बैलेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो जैसे अब हम बात करें ना तो हम आइज़ फोकस है मेरी सामने, ठीक है, मैं एक पॉइंट पे देख सकती हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर हेड इंजरी हुई है तो आपकी आइज़ जो होंगी वो फोकस नहीं होंगी, वो क्या होंगी कि वो उनकी आगे पीछे जो है वो मूवमेंट होगी, ठीक है, एक पॉइंट पे आप आइज़ को फोकस नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मसल कंट्रोल होता है, अब जैसे मेरे हाथ हैं, मैं अपने हाथों को पूरा कंट्रोल कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, मेरा मसल कंट्रोल ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर हेड इंजरी है तो आपका मसल कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका सर दर्द जो होता है वो या तो कंटिन्यूस चलता रहता है या आपको इतना स्वेयर हेडेक होता है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब क्या है कि याददाश्त जो है वो आपकी वो चली जाती है और आपका मूड जो होता है उसमें चेंज आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक क्लियर फ्लूइड जो है, क्लियर लिक्विड जो है या एक माया टाइप चीज़ जो है वो आपकी नाक या आपके कान से निकलती है। तो जब ये वाले सिम्टम आपको आए तो आपने प्लीज़ कोशिश करनी है कि आप अपने डॉक्टर को एज सून एज पॉसिबल जो है वो दिखाएं। और जो है वो डॉक्टर कुर्रतुलैन का इंटरनेट फिर दोबारा इशू कर रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं जो है ना वो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मैं ऐड कर लूँ जब तक उनका इंटरनेट आता है, तो हम फर्दर सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर लेंगे। मजहर ने कहा है आई हैव हैड इंजरी 2013 सिंस देन आई हैड, अच्छा ठीक है, आई कांट स्लीप ड्यू टू दैट आई एम आस्किंग, ठीक है, आई एम टेकिंग सॉरी, ठीक हो गया, एंड कैन स्लीप ओनली फॉर, देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हेड इंजरी में हमारी जो स्वेयर हेड इंजरी में होती है तो आपकी जो सिम्टम आपने बताया वो स्वेयर हेड इंजरी के हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप इसकी वजह से आपकी जो टिंगलिंग सॉरी रिंगिंग सेंसेशन होती है ईयर में और जो है उसकी वजह से आप सो नहीं पाते, तो आपने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और आप जो मेडिसिन पे चल रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है आप अपने दोबारा डॉक्टर को जो है वो क्या करें, वो दिखा दें एक बार, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि, और आपने ये नहीं बताया कि आपकी ओपन हेड इंजरी थी या क्लोज हेड इंजरी थी, बहरहाल जो आपके सिम्टम है वो जो आपने बताए हुए हैं वो एक स्वेयर हेड इंजरी के थे, तो ऑन द स्पॉट आपने जो अगर ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है, और अगर नहीं भी लिया था तो ये बेटर यही होता है कि फिर आप ऐसा कीजिए कि आप एक दोबारा दोबारा अपना एक प्रॉपर चेकअप करवा लें, एमआरआई और सीटी स्कैन करवा लें कि अभी तक 4 साल के बाद भी आपका ये जो कंटिन्यू है प्रॉब्लम, तो आपकी अंदर वाली जो चीज़ है उसमें क्या मसला चल रहा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइका। और अब मैं चाहूंगी कि हम हेड इंजरी से स्पाइनल इंजरी की तरफ आएं। तो आप मुझे बताएं कि हम्म। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की मेनली कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, और जो बड़ी हम कहते हैं कि अमूमन मतलब रोजमर्रा की रूटीन से मतलब एक होता है बहुत जिसका बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हो तो उसके बाद, लेकिन अगर रोजमर्रा हमारी कुछ गलतियों की वजह से हो सकती हैं, उनके बारे में बताइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखें अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हम ये कह सकते हैं कि हम जो चीज़ें हमसे हो रही होती है ना उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को अगर मैं डिफाइन कर दूं और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं तो इट विल बी ओके। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्पाइन पे हमारा एक सेशन हुआ था और बहुत एक डिटेल्ड सेशन किया था हमने स्पाइनल कॉर्ड पे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमारे पास क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वहां से आपकी जितनी भी नसें निकल रही हैं, आपकी जो है वो नर्व्स हैं आपकी, वो क्या करती हैं, वो आपके पूरे जिस्म को सप्लाई करती हैं और वहीं से आपके जिस्म का जो मैसेज होता है या पैगाम होता है आपके ब्रेन को जाता है और आपके ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है वो वहीं से वापस स्पाइन से आके आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को जाता है। खुदा ना खास्ता अगर आपको स्पाइन की इंजरी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि आपको स्वेयर है या फिर आपको माइल्ड है या आपको मॉडरेट है, तो क्या होगा उसमें कि आपको कहीं ना कहीं वो आपके किसी और बॉडी को किसी और फंक्शन को अफेक्ट करेगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है इसकी स्वेरिटी पे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे पास कॉजेज क्या हो सकती हैं। कॉजेज इसमें हमारे पास एक तो ये हो सकती हैं, देखें जैसे हमारे एक आप कह लें कि स्टैबिंग जो होती है, या सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको कोई आके
चाकू लग गया है, कोई छुरी लगी है, कोई आपको खुदा ना खास्ता गोली लगी है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। ये बहुत कॉमन सी कॉजेज है जो हमारी सोसाइटी में जो है ना वो ज़्यादा ही कॉमन है। उसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को स्विमिंग का बहुत शौक होता है ना, ये जिन लोगों ने स्विमिंग करनी होती है, आप लोग उसमें प्लीज़ एक चीज़ कहूँगी कि पहले आप लोग ये देख लें कि जहाँ आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों ने तैरना है, ठीक है, वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि आप आराम से वहाँ पे तैर सकते हैं अगर आप जंप करके पानी में जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसकी डेप्थ जो है या गहराई जो है वो इतनी है कि वो आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि जब हम करते हैं जंप लगा के हम जाएंगे बीच में, क्या होता है नीचे अगर कोई पत्थर है, कोई ऐसी चीज़ है, उसमें हमारा या तो हेड लगेगा या हमारी स्पाइन खुदा न खास्ता लगेगी, तो वो भी क्या होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को करती है। तीसरी चीज़ आती है एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो बहुत बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनते। तो जो लोग ड्राइविंग करते हैं आप प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर पहना करें, और जो लोग बाइक चलाते हैं तो आप अपना हेलमेट ज़रूर पहना करें, ठीक है। सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से क्या होता है कि आपको फर्दर जो है वो क्या, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होता और आपको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती, तो आपकी डायरेक्ट ब्लो या डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपको पड़ता है वो क्या पड़ता है आपके हेड पे, नेक पे, बैक पे, चेस्ट पे, जो इन 4 एरियाज़ पे जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत बुरी आपकी इंजरी कॉज़ करता है। फिर क्या चीज़ होती है कि जैसे मैंने हेड इंजरी में कहा है फॉल फ्रॉम द हाइट, मतलब क्या होगा फॉल फ्रॉम द हाइट का, कि आप एक स्पेसिफिक हाइट से गिरते हैं, कोई कहीं से हमारे जो है ना वो शर्तें लगा के अगर आप बैठ गए हैं कि हम मैंने ऊपर छत से छलांग आज तुम्हें मार के दिखानी ही है, तो छोड़े उसकी शर्त को, उसको 100 रुपया पकड़ाएं और आप छलांग नहीं मारे, आप वापस अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जान आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये आती है कि स्पोर्ट की वजह से हो सकती है, जैसे हमने पिछली कह दी थी। इसमें एक और चीज़ आती है इलेक्ट्रिकल शॉक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे भाई और वापडा में होते हैं, ठीक है, जब आप जो है वो जाते हैं, कोई बिजली की तार ख़राब हो गई, कोई खंबा ख़राब हो गया, कोई किसी का मीटर ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर लिया करें। या जिन लोगों का ऐसा कोई काम है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा काम जिनमें उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उनके प्रोफेशन में, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल किया करें, क्योंकि आई हैड अ पेशेंट इन माई होम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक इंसिडेंट का जो पेशेंट है वो मेरे घर में ही है, और वो ये फिर आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है इंजरी तो वो आपको इतनी बुरी होती है कि इट वुड अफेक्ट यू लाइफ टाइम, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ये अफेक्ट करती है। तो ये वाला जो है ना, ये आप थोड़ी सी इन चीज़ों को आपने एहतियात करनी है, तो फिर मतलब आप देख देख के जो भी काम करना प्रोफेशन तो आप अपना नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी सी एहतियात लाजमी किया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बता दें कि जैसे हम सुनते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए बंदे को माजूर कर देती है। इसके अलावा और कौन कौन सी जो हैं वो बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड जब वो इंजर हो जाती है, उस पर थोड़ा सा हमें हाईलाइट थोड़ा करते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए नहीं, ये वाली जो एक हमारे पास एक मिसकंसेप्शन बने होते हैं ना, ये बहुत गलत होते हैं। आपकी हर चीज़ जो है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है, खुदा ना खास्ता अब आप कहें कि भाई अगले को बुखार हो गया तो वो अल्लाह माफ़ करे उसको कोरोना ही हुआ होगा, नहीं, इट्स डिपेंड, क्योंकि हर चीज़ के साइन एंड सिम्टम डिफरेंट होते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, मतलब जो है वो कौन सी डिग्री की इंजरी है, या फिर आपकी अगर इंजरी हो गई आपके कौन से एरिया की इंजरी है, और इंजरी अगर आपके कौन से एरिया की हुई है तो उससे क्या आपकी नर्व रूट को या आपकी जो नसें हैं या आपके जो बाकी आपके वर्टिब्रा हैं उनको अफेक्ट किया है या नहीं किया। ये चीज़ें जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हम देखते हैं तो फिर हम इस बेस पे हम कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी भर के लिए कोई माजूर हो गया, अल्लाह माफ़ करे खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। ये मिसकॉन्सेप्शन जो हमारी सोसाइटी के है ना इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आगे अगर हम फर्दर ट्रीटमेंट जैसे आप कह रही थी ट्रीटमेंट की तरफ आए, तो हमारे पास ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, अब ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 तरह का होता है, मेडिकेशन होती है, सर्जरी होती है, रिहेबिलिटेशन होती है। मेडिकेशन में क्या होता है कि आपकी इंजरी टाइप पे डिपेंड करता है, और आपका डॉक्टर जो होता है वो देखता है आपको,
और आपको बताएंगे कि अच्छा आपको ये इंजरी है, चलें इसके लिए आपका इट वुड बी बेटर कि आप जो है वो या तो अपनी मेडिसिन ले लें, ठीक है। अगर आपके लिए मेडिसिन इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब आपको सिर्फ मेडिसिन की ही नीड है तो आप सिर्फ मेडिसिन ही लोगे। अगर आपको सर्जरी की नीड है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी कमेंट कर देते हैं। और अगर रिहेबिलिटेशन में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे आपने बात की थी कि जिंदगी भर के लिए जो है वो माजूर हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब लाइक आप ये देखें कि अगर आप अफेक्ट हुए हैं, आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है आपको और उसकी वजह से आपको वॉकिंग में इशू आ रहा है, आपके जो है वो आर्म में इशू आ रहा है, आपकी जो है वो हैंड्स मूवमेंट चली गई हैं, या इस तरह का कोई कोई भी इशू आ गया, तो इसलिए क्या होता है कि आपकी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको टीच करते हैं प्रॉपर। आपका सेशन जो है वो एक चलता है, आपके वॉकिंग पैटर्न में आपको दोबारा आपकी मसल पावर रिगेन होती है, ठीक है। आपकी मसल पे काम करते हैं, मसल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, आपकी जो है वो मसल री एजुकेशनिंग पे काम करते हैं, आपकी नर्व एंडिंग अगर जो है वो डैमेज हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं उनको री एजुकेशन करवाएंगे। उसके बाद आपको एक प्रॉपर वॉकिंग पैटर्न है, आपकी रेंज ऑफ मोशन अगर उसकी वजह से, यानी कि आपकी जितनी भी पहले आप अपने हाथ बाजू या पाँव मूव कर सकते थे, अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि आपको इंजरी हो गई है, तो क्या होगा कि आपकी दोबारा वो प्रॉपर तरीके से वो मूवमेंट पहले वाली स्टेज तक लेके आने की 110% जो है ना वो कोशिश करेंगे कि इस पे वापस आ जाए। और पेशेंट्स जो होते हैं ना वो फिजियोथेरेपी से बहुत बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, मतलब आप एक अपनी लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से। अच्छा, चलें हम कंटिन्यू करते हैं जब तक डॉक्टर कुरुलैन का इंटरनेट दोबारा जो है वो वापस आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी, सेशन के स्टार्ट में मुझसे मिस हो गई थी। वो ये है कि देखिए, अगर आप किसी को भी हेड इंजरी के साथ देखें, ये चीज़ प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, और इस पे आपने कभी भी किसी को भी देखें तो ये चीज़ आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें उनके साथ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इतनी वर्स्ट नहीं होती, हम उनको बाद में उससे ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। वो क्या होगी कि जब भी आप किसी को देखें कि किसी की हेड इंजरी हुई है तो आपने क्या करना है कि आपने अगले बंदे को जाके उठाना नहीं है, उसको ये नहीं कहना कि अच्छा भाई तू शेर है तुम उठ सकते हो, नहीं, ये वाली चीज़ बहुत गलत होती है। आपने बल्कि उसको कहना है कि तुमने नहीं उठना, तुम सीधे लेटे रहो, ठीक है। आपने उसकी सर को मूव नहीं करना, आगे पीछे नहीं होने देना। दूसरी चीज़ ये, अगर अगला बंदा या खुद कहे कि नहीं नहीं मैं उठ सकता हूँ, आई एम ओके, और मैं अपने सर को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, तो आपने उसको कहना है कि नहीं, आपने नहीं करना, आप इधर ही लेटे रहें। आपने इमरजेंसी 1122 कॉल करनी है, वो आएंगे और वो ही आपको मूव करेंगे, आपने नहीं उठना, क्योंकि उस टाइम पे ऑन द स्पॉट हमें नहीं पता होता, शायद हमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं नज़र आ रही हो, लेकिन हो सकता है हमारी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई हो पेशेंट की, ठीक है। तो इस वजह से आपने पेशेंट को कहना है कि नहीं जी आपने नहीं उठना, आप आराम से लेटे रहें। तीसरी चीज़ जो है, आपने अगर देखा है कि पेशेंट जो है उसकी सांस उखड़ रही है, ठीक है, कंसर्न पर्सन ही सीपीआर करते हैं, यानी कि हम जो क्या कहते हैं उसको, सीपीआर को, लाइक अगर किसी की भी सांस रुक रही है तो आपने देखा होगा कि दोनों हाथ रख के और उसके हार्ट पे जो है वो क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके हार्ट को दोबारा से पंप करवाने के लिए, वापस लेके आने के लिए। तो आपने क्या करना है कि अगर आप में से किसी को सीपीआर आता है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर सीपीआर करें, लेकिन क्या होता है कि आपने उसकी गर्दन को पीछे नहीं मूव करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने जॉ उसके खोल देने हैं। और अगर किसी को सीपीआर नहीं आता तो प्लीज़ आप फिर परफॉर्म नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये वैसे ही मैं आपको एक बता रही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है उसकी ऑन द स्पॉट वो इंजरी इतनी ख़राब ना हो, लेकिन हमने उसके हेड को आगे पीछे मूव कर कर आके और उसको उठा के, तुम उठ के बैठ सकते हो भाई, तुम हिम्मत वाले हो। और जो है ना वो एक बहुत कॉमन सा एक पेशेंट सम टाइम आते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो एक बहुत कॉमन सी चीज़, मर्द बन, मर्द ज़रूर मर्द बने, लेकिन ऑन द स्पॉट आपने नहीं बनना, जब आप ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, तो आप फिर इस चीज़ को जो है ना वो फॉलो करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज़ इनको जो है ना वो आपने कंसिडर ज़रूर करना है। अच्छा, उसके बाद जी देख लेते हैं, क्वेश्चन हम इन जो है ना वो इंक्लूड कर देते हैं। रिहाना पूछ रही हैं कमर में दर्द क्यों होता है? जी देखें, कमर में दर्द इसलिए होता है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, बैक पेन पे भी सेशन हुआ हुआ है, अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो आप वो देख सकती हैं, और अगर आपको वैसे शॉर्ट से मैं आंसर दे देती हूँ।
कमर में दर्द आपकी इसलिए होता है, सम टाइम ये होता है हमारी कमर जो है होती है ना, वो उसमें वो हम एक तो रेस्ट नहीं करते, या फिर आपकी कोई डॉक्टर जॉब साइका। ऐसी है। हम्म। जी डॉक्टर कुरुतलैन, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मे आई कंटिन्यू द सेशन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपोलॉजीज व्यूअर से भी और आपसे भी कि इंटरनेट इतना ज़्यादा इशू कर रहा है मेरे एंड पे। बस जो है आज के सेशन में असल में हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ आना चाह रही ताकि हम इस सेशन को वाइंड अप कर सकें। तो ट्रीटमेंट का आप बता दें श्योर। कि अगर फिजिकल थेरेपी की बात करें तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है थ्रू फिजिकल थेरेपी। अच्छा, आपका इंटरनेट चला गया था, उसमें मैंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो डिटेल में बता दिया है कि आपको जो है वो किस तरह से आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपका ट्रीटमेंट करके आपको दोबारा से बैक टू लाइफ लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अपर लिम्ब में जो है वो पावर खत्म हो गई है या मूवमेंट खत्म हो गई है, लोअर लिम्ब में हो गई है, तो उसके लिए मैंने डिटेल जो है वो एक ट्रीटमेंट बता दिया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी, हमारी होस्ट का आज इंटरनेट अनफॉर्चुनेटली ख़राब हुआ है, तो मैं आप सबसे उनकी तरफ से भी जो है वो अपोलोज करती हूँ और आई एम सॉरी। और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। तो वो ये था कि आप, एक तो ये है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, या आपकी जॉब ऐसी होती है, हाउसवाइफ जो होती हैं उन घर में काम वगैरह करना होता है, तो उसकी वजह से आपकी बैक की जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बैक में पेन हो सकती है। जब आपका मैट्रेस ठीक नहीं होता, उस वजह से भी आपकी बैक में पेन हो सकती है। और सम टाइम जो हमारे पास मैरिड फीमेल होती हैं, उनमें क्या होता है कि ड्यूरिंग जो है वो डिलीवरी आपके अगर कमर में इंजेक्शन लगता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको पेन होता है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन इतने ही जी मैंने रेहाना बता दिया आपको, कमर में दर्द का आपको समझ आ गई होगी, ऑब्वियस आपको आंसर मिल गया होगा। और जी अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन यही थे, तो हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। मतलब आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकती, और मैंने दिए भी हैं। और अगर किसी अच्छा, का मैं क्वेश्चन जो माजरत है वो रह चाहूंगी गया है, तो उसके आपसे लिए आई एम सो हमारे सॉरी। व्यूअर्स से भी। मैं माजरत चाहूंगी आप सबसे, अपने इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है आज। और इस सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमें बता दें कि फिजिकल थेरेपी से हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड। आप मुझे सुन सकती हैं डॉक्टर साइका? मैंने कहा कि फिजिकल थेरेपी के जरिए किस तरह इलाज मुमकिन है वो बता दें हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं डॉक्टर कुरतलैन, मैं आपको वही बता रही थी कि आपके इंटरनेट का इशू हो गया था, तो मैंने फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर कर दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने इनको बता दिया, अपने व्यूअर्स को बता दिया कि हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में जो है वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आपकी मसल जो पावर होती है वो अगर ख़त्म हो गई तो हम उसको रिगेन करते हैं, या फिर जो है वो आपकी नर्व एंडिंग सम टाइम जो है वो अगर उनमें कोई इशू आ गया है या पार्शियल डैमेज डॉक्टर हो गई है, तो साइका, उनको हम क्या करते हैं, री एजुकेट करते हैं। हम्म। अच्छा जी, चलें, मेरे ख़्याल में कि अच्छा एक और क्वेश्चन आया है नदीम मलिक का। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन है अगर आपको रिक्वेस्ट मेरी करूँगी, आवाज आ रही है तो। गुज़ारिश है मेरी। जी, जी, जी। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, बताइए।
अच्छा जी, मेरे ख्याल में हम कंटिन्यू करें। मैंने जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि अच्छा देखिए, क्वेश्चन प्लीज़ टॉपिक्स रिलेटेड किया करें। इस तरह के क्वेश्चन पे ये होता है कि वो रह जाते हैं। और यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया कहीं, कि हाँ, मेरा सवाल है कि फेस पर पिगमेंटेशन क्यों होती है और ख़त्म कैसे होगी, प्लीज़ बता दें। अच्छा जी, देखिए, फेस पर पिगमेंटेशन क्यों होती है और ख़त्म कैसे होगी? देखिए, हमारे कुछ जो हैं वो हमारे हार्मोन्स कह लें, या फिर हमारे कुछ वो ऐसे इंटरनल हमारी जितनी भी होती हैं पिगमेंटेशन, हमारी जो है वो इसलिए होती है कि हमारी सम टाइम आपको अगर एक्नी हुई भी है, मैं आपको इस तरह से डिफाइन कर देती हूँ। अगर आपकी एक्नी हुई भी है और आपकी एक्नी खत्म हुई है, तो उसके बाद क्या होगी कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है। इसके लिए क्या होता है कि ये आप सम टाइम कुछ देसी टोटके कर लें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो क्या है कि आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। आई एम सो सॉरी, किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लें, तो वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है फेस की पिगमेंटेशन ना। ठीक है, क्योंकि आपका सम टाइम ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से आपके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और मेलानिन वगैरह क्या होता है कि वो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है। और अब डॉक्टर साइका, आपको मेरी अच्छा आवाज जी, आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मैं सेशन एंड करने की जी तरफ जा रही थी। थैंक यू सो मच, आप वापस आ गई हैं। जी जी, मैं एंड ही करने के लिए आई थी। मैंने अपनी जगह चेंज की है और मुझे उम्मीद है कि अब जो है इंटरनेट सही रहेगा। बस इसको फटाफट से एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने शेयर की हमारे साथ। इस सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइका। थैंक यू सो मच। और जी, होप सो कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन किसी के रह गए हैं, तो आई एम सो सॉरी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप सबके जो है वो आंसर देने की कोशिश करूं। लेकिन एक चीज़ पे मैं कहूँगी कि प्लीज़ जो है ना वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करें। ऐसे जब बहुत सारे आ जाते हैं ना, फिर वो जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन रह जाते हैं। तो फिर इट वुड बी बेटर कि अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो फिर देने में जवाब आसानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, अपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमारे जो सेशन है उसको इतना इन्फॉर्मेटिव बनाए रखा, इतना हमें अप्रिशिएट किया। और मैं यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और माजरत भी करना चाहूँगी अपने इंटरनेट की वजह से, जो आज आप सब लोगों के सामने जो है मेरी क्वेश्चंस में सही से नहीं पूछ सकी और इंटरनेट ने बहुत तंग किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह हम लोग आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।